नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज 6 दिसंबर है। आज से ठीक 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। तब से लेकर अब तक देश में बहुत कुछ बदल चुका है। बाबरी ढांचे की जगह अब एक भव्य राम मंदिर बन चुका है। इसके साथ ही देश की सियासत भी पूरी तरह से बदल चुकी है। जो कांग्रेस तब केंद्र की सत्ता में थी, अब सियासी वनवास झेल रही है। जबकि राम रथ पर सवार होकर बीजेपी न सिर्फ पिछले 11 सालों से केंद्र में सरकार चला रही है, बल्कि कई राज्यों में भी भगवा लहरा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी बाबरी देश की सियासत के से दूर नहीं हुई है। बंगाल चुनाव से पहले एक बार फिर बाबरी का मामला सिर उठा रहा है। सवाल यही कि आखिर बाबरी के नाम पर किसने सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाया। देखिए गहराई से पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन 6 दिसंबर का, लेकिन तस्वीर अयोध्या से 750 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां 33 साल बाद फिर बाबरी मस्जिद की गूंज सुनाई देने से पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी ढांचे की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से हजारों लोगों की भीड़ जुटी। कोई सिर पर ईंट लाया, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई रिक्शा, वैन और हाथों में ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को ही ऐलान किया था कि वो बाबरी ढांचे को गिराए जाने वाले दिन यानी 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखेंगे। लेकिन जहां उन्होंने आधारशिला रखी, वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर हैदराबाद और 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी बाबरी और राम मंदिर की गूंज सुनाई। आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहां पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे, उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे, सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। देखिए, विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो भी तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे, उन प्रमाणों का अवलोकन करते हुए एक फैसला सुनाया और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। यानी 24 साल बाद भी ये मामला देश की सियासत में अहम है। 1992 से 2025 तक आते आते सियासत का एक पूरा चक्र घूम चुका है और जो पार्टी तब सत्ता के शीर्ष पर थी, वो अब संघर्ष कर रही है। और इस मुद्दे को हाथों हाथ लेने वाली बीजेपी पिछले 11 सालों से केंद्र के सिंहासन पर मजबूती से बैठी। जहां कभी बाबरी ढांचा था, वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है। राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज
सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना। भले इस मामले को बीजेपी देश के सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ती रही, लेकिन यह भी सच है कि इसके बहाने उसने वो कामयाबी पाई जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई, यानी बाबरी मामले को भुनाने में बीजेपी सबसे आगे रही। ये बदलाव तो अयोध्या में बहुत हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने जो है उसका सम्मान किया। आज मंदिर जो है बन गया है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दरार थी वो सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ज्यादा दिन गम मनाने की जरूरत नहीं होती है। एक धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो लोग भूल जाओ, क्योंकि ये चीजें तो जो है आती जाती रहती हैं। आज जो है मंदिर बन के तैयार है, मुसलमानों का कहीं योम गम कहीं नहीं है। हम तो ये पूरे जिले में जानते हैं, ये चीजें समाप्त हो चुकी हैं। आज जो है हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है। 1985 में शाहबानो केस के बाद दबाव में आई राजीव गांधी सरकार ने 1986 में अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया। इस घटना से बीजेपी को समझ में आ गया था कि यह मुद्दा उसकी सियासी तकदीर बदल सकता है। इसके बाद बीजेपी ने 1989 में हिमाचल के पालमपुर में हुए अधिवेशन में इस मुद्दे को ऐसे अपनाया कि भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर मानो एक दूसरे के पूरक लगने लगे। बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में राम मंदिर को पहली बार जगह दी और इस मुद्दे को देश भर में पहुंचाया। अटल आडवाणी की लिखी ये पटकथा आगे सुपरहिट हुई। जो बीजेपी 1984 के आम चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, उसके खाते में 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटें आई। देश की सियासत में बीजेपी के बढ़ते कदमों का ये ट्रेलर बना, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। ये बात बार बार कही जाती है कि 89 में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के पीछे राम मंदिर आंदोलन था, यानी कमंडल वाली राजनीति थी, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं था। अगर आप देखें तो जो 87 के बाद से राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ हमले हो रहे थे, उसमें मीडिया से भी हमले थे और बीपी सिंह और उनकी टीम के द्वारा था। एक इकोसिस्टम राजीव गांधी को चारों तरफ से घेर चुका था। 89 में कांग्रेस हारती है, बुरी तरह हारती है और अलग तरीके की राजनीति उठती है। उसके बाद मंडल लागू होता है, बीपी सिंह का पतन होता है, उनकी राजनीतिक साख खत्म हो जाती है। उन तमाम नेताओं की राजनीतिक साख खत्म हो जाती है जो जनता दल की राजनीति कर रहे थे, लेकिन जिनकी साख बचती है उसमें भारतीय जनता पार्टी थी। उसमें वो दल भी भविष्य में दिखाई देने वाले थे जो मंडल के कारण मजबूती लेते हैं। पालमपुर अधिवेशन से पहले राम मंदिर का झंडा विश्व हिंदू परिषद ने उठा रखा, लेकिन 1989 के चुनावों में राम मंदिर मुद्दे का सियासी मुनाफा बीजेपी को इतना मिला कि उसने इसे ही पार्टी का लक्ष्य बना लिया। लालकृष्ण आडवाणी ने देश के बदलते हुए मूड को भांप लिया। राम जन्मभूमि के आंदोलन ने बिखरे हुए राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़कर इसे एक हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की अपनी 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा को गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही बिहार के तत्कालीन लालू प्रसाद यादव सरकार ने आडवाणी को हिरासत में लेकर रथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिरा दिया। बाबरी मस्जिद ध्वंस होता है 92 में 6 दिसंबर को। उसके बाद इनकी 4 सरकारें बर्खास्त होती हैं। उसमें उत्तर प्रदेश था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था और हिमाचल प्रदेश था। 93 में जब चुनाव होते हैं तो 3 जगह इनकी सरकार नहीं आती, सिर्फ एक जगह आती है। तो बीजेपी को फायदा हुआ ऐसा नहीं कह सकते। वो एक जद्दोजहद और एक ऐसा समय था, ऐसा वर्ष था जिसमें मंडल और कमंडल की शक्तियां आपस में जूझ रही थी। बीजेपी का नेटवर्क उतना मजबूत नहीं था, उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, उसकी दिशा और दशा भिन्न थी। हालांकि उसके पास बड़े ही मजबूत नेता थे और उन नेताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचाए रख सकी, लेकिन उसको फायदा हुआ, राजनीतिक तौर पर लाभ हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। बीजेपी देश की सियासत में राम मंदिर आंदोलन के साथ अपने कदम बढ़ाती रही। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने ऐसा भुनाया कि उसका ग्राफ हर चुनाव के साथ बढ़ता गया। 1990 आते आते 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बन गई। मार्च 1990 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई।
1991 के आम चुनाव में 120 सीटें जीतकर बीजेपी केंद्र में पहली बार मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। 5 साल बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर उसने पहली बार केंद्र में सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार सिर्फ 13 दिन चली। 1998 में 182 सीटें जीतकर बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई। इस बार सरकार सिर्फ 13 महीने चल पाई। दोनों बार बहुमत से दूर रही बीजेपी 1999 में एक बार फिर 182 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और सरकार बनाई। इस बार भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं था, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 दलों के साथ मिलकर पूरे 5 साल सरकार चलाई। 90 के दशक में केंद्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी का मनोबल तो बढ़ा, पर अब उसे मंदिर मुद्दे की जरूरत महसूस नहीं हुई। शायद इसीलिए 2004 के चुनाव में पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और विकास की बात की, लेकिन पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया का नारा धराशायी हो गया और बीजेपी 138 सीटों पर सिमट कर विपक्ष में पहुंच गई। 145 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2009 में बीजेपी का प्रदर्शन और भी गिर गया। पार्टी 116 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस ने 206 सीटें जीतकर एक बार फिर गठबंधन सरकार बना ली। लेकिन 2014 में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर शानदार वापसी की और 282 सीटों के साथ बम्पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 तक आते आते बीजेपी की जीत और बड़ी हो गई। तब 303 सीटों पर कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। 2009 में पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा सामने रखा, लेकिन पूरी ताकत से नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने राम मंदिर के साथ विकास का मुद्दा अपनाया और बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नरेंद्र मोदी को देखकर लोगों को लगा कि ये एक बहुत अच्छा मिक्स है कि वो एक हिंदू नेता है जो विकास की बात करते हैं। और फिर 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बाबरी विध्वंस के बाद भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। आजादी के बाद से ही भारत वैचारिक राष्ट्रवाद की राह पर था, लेकिन इस मामले के बाद बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से देश की राजनीति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दिया। इससे पहले तक देश में पहचान की राजनीति जाति और छोटे समूहों में बटी हुई, लेकिन इसके बाद देश में पहचान की राजनीति बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के तौर पर स्थापित हो गई। राम जन्मभूमि वो पड़ाव है जिसने देश और दुनिया में चल रही समाजवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी जैसी तमाम विचारधाराओं के बीच बीजेपी को एक नई हिंदुत्ववादी विचारधारा दी, जिसने 80 के दशक के आखिरी सालों में इस नई नवेली पार्टी के लिए नई राह खोल दी और आखिरकार उसने देश के राजनीतिक नक्शे को भगवा रंग में रंग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल क्या सिर्फ बीजेपी ही है जिसने बाबरी और राम मंदिर की राजनीति कर सियासी फायदा उठाया? अगर हां, तो फिर उसी दौर में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली लालू यादव और मुलायम सिंह की क्षेत्रीय पार्टियों का उभार कैसे हुआ? क्या इन पार्टियों को सत्ता के केंद्र में पहुंचाने में बाबरी का भी कोई रोल रहा है? और सवाल यह भी कि मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर में आखिर कांग्रेस कैसे पिछड़ती चली गई? आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 6 दिसंबर 1992 देश की सियासत में वो अहम मोड़ है जिसने राजनीति की धुरी बदल दी। हाशिए पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी ये बताने में कामयाब हो गई कि वो हिंदू अस्मिता के रक्षक है। जो सियासी पार्टियां गंगा जमुनी तहजीब की बात करती थी, वो एक बड़े वर्ग से कटने लगी, या यूं कहें कि सियासत में कट्टरता तेजी से बन गई, जो धीरे धीरे आम जनमानस में घर करने लगी। राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी होने लगी, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल बनाया कि देश की अस्मिता का मतलब बीजेपी स्वीकार किया जाने लगा। समाज का एक बड़ा धड़ा जो कभी कांग्रेस का बड़ा समर्थक था, वो 1992 के बाद
धीरे धीरे कांग्रेस से कटने लगा। ये स्थापित मान लिया गया है कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से कांग्रेस खत्म हुई है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस को खत्म करने की पटकथा बहुत ही घेरेबंदी के साथ लिखी गई और कांग्रेस उसमें अपना बचाव नहीं कर पाई। उस तरह जिस तरह के उस पर हमले हुए, बोफर्स के मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को मामले को लेकर, राजीव गांधी की इमेज को लेकर जिस तरीके से डेंट किया गया, वो कांग्रेस ने उसे ठीक तरीके से संतुलित नहीं किया। और बाद में राजीव जी की जब उन शहीद हो जाते हैं श्री पेरुम्बदूर में, उसके बाद की जो कांग्रेस होती है उसमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे और उस इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से ही कांग्रेस कमजोर हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका कार्यकाल धार्मिक मामले में विरोधाभास का शिकार हो गया। राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस घटना के कारण हिंदू वोट बैंक उनसे नाराज हो गया। सियासी बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में ताला खुलवा दिया। लेकिन मंदिर की राजनीति की शुरुआत करने वाली बीजेपी इस मामले में लीड ले गई। दूसरी तरफ मुसलमान कांग्रेस से दूर हो रहा था। इस बीच मंडल कमंडल की राजनीति ने कांग्रेस को सियासी उलझन में डाल दिया, जिससे निकल पाने में वो नाकाम रही। इसका सीधा फायदा यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू यादव की आरजेडी ने उठाया। अगर आप देखेंगे कि मंडल और कमंडल की राजनीति ये बोफर्स के छतरी के नीचे उभर के सामने आते हैं। भ्रष्टाचार का जिस तरह का आरोप कांग्रेस को घेरा गया बीपी सिंह के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा, और भी तमाम लोग उसमें शामिल थे। इसके बाद जब मंडल लागू होता है तो चूंकि कांग्रेस का पराभव हो चुका था और कांग्रेस के नेताओं में कोई दिशा नहीं थी, वो परिस्थितियों से टकरा नहीं पा रहे थे, ऐसे में मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव उभर के सामने आते हैं। तो इन्होंने एक नई जमीन जो उभर रही थी उस पर तुरंत अपनी छाप छोड़ दी और उसके वारिस बन गए और राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। कांग्रेस इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में पनप ही नहीं पाई। बीजेपी के मंदिर की राजनीति से बैकफुट पर आने और यूपी और बिहार से सफाया होने के बाद कांग्रेस को मुस्लिम वोटों की जरूरत है। इसलिए 1990 के दशक में गठबंधन युग शुरू होते ही उसने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे क्षेत्रीय दल पनपते गए और मजबूत होते गए। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति के नाम पर अपना जनाधार बढ़ाया। 1990 की रथ यात्रा के दौरान लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार करवा लिया। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को धमकी दे दी कि उनके रहते अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही नहीं, मुलायम सिंह के शासनकाल में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में जो हुआ वो क्या संविधान सम्मत था या नहीं था, इस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने इसे देश भर में बड़ा मुद्दा बनाया। बोफर्स के भ्रष्टाचार की जो स्क्रिप्ट थी उसी स्क्रिप्ट पे आगे चल के जो 2 अध्याय जोड़े गए उसमें मंडल और कमंडल भी उसी के अध्याय थे और वहीं से समाजवादी पार्टी को भी मजबूती मिलती है और वहीं से आरजेडी को बिहार में मजबूती मिलती है। जब आडवाणी जी की रथ यात्रा बिहार पहुंचती है और वहां उन्हें आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हैं, या फिर जब 89 में परिंदा पर नहीं मार सकता मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो उससे इन दोनों नेताओं की एक साख बनती है। और ओबीसी राजनीति चूंकि उस समय सबसे ज्यादा परवान चढ़ रही थी तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को बिहार में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल गई और माइनॉरिटी इनके साथ जुड़ गया। आडवाणी की गिरफ्तारी और कार सेवकों पर चली गोली के कारण लालू और मुलायम को बीजेपी ने खलनायक बनाने की पूरी कोशिश की। इधर कांग्रेस को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। उसके परंपरागत वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा रही थी और क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरने लगे। मंडल कमंडल की राजनीति में लालू और मुलायम सबसे ज्यादा फायदे में रहे और राम मंदिर को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी सत्ता की सीढ़ी की ओर दौड़ पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।